नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, दो घटनाएं इस समय देश में चल रही हैं। एक, राहुल गांधी बॉम्ब पर बॉम्ब फोड़ रहे हैं और मोदी जी अमेरिका और चीन के बीच में झूल रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो हम लोग पहले जरा राहुल गांधी और उनकी बिहार यात्रा की बात करेंगे। कल वो समापन हो गया उसका, और उन्होंने एक रोड शो करके और उसको समापन किया। शायद वो उस ढंग से ग्रैंड नहीं कर पाए जिस ढंग से शायद उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि उनको गांधी मैदान नहीं दिया गया। बोला गया कि नहीं, वहां कुछ पहले से वो बुक्ड है। सर, मुझे एक चीज बीच में ये भी समझनी है कि क्या राजनीति में ये सब भी अब शुरू हो गया है कि रैली मत करने दो, क्योंकि पहले भी मैदान मिल जाते थे, वेन्यू मिल जाते थे। इसको रोक करके नीतीश कुमार या एनडीए ने क्या हासिल किया? दूसरा, देखिए, पिछले अब उन्होंने 11 ऐलान साल किया है। जी जी, सर। बोलिए नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि एक सवाल उसमें जोड़ देता हूं कि उन्होंने कहा कि अब मैं अभी तक मैंने एटम बम फोड़ा था और अब हम लोग हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो हरियाणा को लेकर के है। हरियाणा पे थोड़ा मैं विस्तार से समझना चाहूंगा, क्योंकि उसके हार के कारण कई बताए गए, लेकिन क्या सच में वोट चोरी था इसके पीछे? दूसरा, लोग का अंदेशा यह है कि हो सकता है कि वो बनारस की भी इस टाइप से एक रिसर्च करवाएं, जैसे उन्होंने महादेवापुरा में की थी, कि क्या बनारस में मोदी जी की जीत वाजिब थी या सही में वो जीते थे। तो मैं सर इस बिहार वाली यात्रा पे जरा आपको समझना पाऊंगा कि एज ऑफ नाउ आप क्या देख रहे हैं कि वो कितना इंपैक्ट राहुल गांधी डाल पाए हैं। देखिए, बिहार की जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसको देखने के तीन पहलू हैं और तीनों पहलुओं पे हम लोगों को गौर करना चाहिए। एक पहलू सीधे सीधे बिहार के चुनाव से जुड़ता है। दूसरा पहलू जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसके साथ जुड़ता है। और तीसरा पहलू उसका राष्ट्रीय राजनीति के साथ जुड़ता है। ये तीनों पहलू महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी तलवार थी जिसकी एक या दो धारें नहीं बल्कि तीन धारें थी। और मेरा मानना यह है कि पिछले 11 साल में विपक्ष ने कभी भी इतनी बहुमुखी और प्रभावी रणनीति सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ने की नहीं बनाई। देखिए, चुनाव में धांधली करके जीतने के आरोप बहुत लगते रहे हैं। सन 71 में इंदिरा गांधी पर आरोप लगा था कि रूस से वो जादुई स्याही ले आई और उन्होंने विपक्ष के वोटों को मिटवा दिया। ये बलराज मधोक ने आरोप लगाया था। उसके बाद में बीच में मती नंदन बहुगुणा की उत्तर प्रदेश की जो जीत थी उस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बैलेट ट्रक के ट्रक भर के बैलेट बदलवा दिए। इसके बाद में अभी विपक्ष ने, पहले अलाल कृष्ण आडवाणी ने और फिर गैर भाजपा पार्टियों ने आरोप लगाया कि साहब ईवीएम में हैकिंग होती है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा किया गया, कभी भी ना कोशिश की गई और ना खड़ा हुआ। लोग सुनते रहे, आरोप लगते रहे, मीडिया में इधर उधर चर्चा वगैरह होती रही, लेकिन कभी भी पब्लिक के बीच में ये बात नहीं ले जाई। वोट चोरी का प्रश्न जो है वो राहुल गांधी इस बार जो कुछ भी जिनको वो सबूत कहते हैं, जो उन्होंने चुनाव आयोग की वोटर लिस्टों से निकाले हैं, उन सबूतों के जरिए वो देश की जनता के बीच में ले गए हैं। और उनकी रणनीति यह है कि इसको वो केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसको वो और आगे ले जाएंगे। बिहार तो वो आगे ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया है। इसीलिए हम लोगों के सामने ये संभावनाएं आ रही हैं कि वो हरियाणा का हाइड्रोजन बम होगा कि बनारस का हाइड्रोजन बम होगा। तो ये इसके पीछे रणनीति सीधी सीधी ये है। अच्छा, और एसआईआर के जरिए, एसआईआर खिलाफ जो उन्होंने वोट चोरी आंदोलन चलाया वहां पर, इसमें आप देखिए कि ये एक तरह से चुनावी मुहिम ही है। स्पष्ट रूप से किसको सीएम बनाना है, किसको पीएम बनाना है, ये सारी चर्चाएं उसके अंदर हो रही हैं। और इसमें बीच में सामाजिक न्याय की संविधान बचाओ सम्मेलन भी किए गए। इससे पहले भी बिहार में कुछ सम्मेलन इस तरह के हुए हैं, फिर उन्होंने किया उस सम्मेलन में। और उस सम्मेलन में राहुल गांधी बड़ी चतुराई से मंच पे उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को बैठाया। अलग अलग जातियों के नेताओं को उन्होंने नुमाइंदगी दी, उनके साथ संवाद किया, उन्हीं को बोलने का मौका दिया। और वैसे दूसरे कांग्रेसियों को मंच पे स्थान नहीं मिला, वो नीचे चले गए मंच से, क्योंकि ताकि उनके लिए स्थान बन पाए। और सम्मेलन में बहुत अभूतपूर्व किस्म की भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के पैर कुचल रहे थे और साफ लग रहा था कि लोग पार्टिसिपेटिव मूड में हैं, भागीदारी के मूड में हैं। ये लोग बसों में भर के लाए गए लोग नहीं है। तो इससे साफ लगता है कि जो महागठबंधन की राजनीति है बिहार में, वो अपने साथ में ईबीसी
कांग्रेस के जरिए अति पिछड़े समाज को जोड़ने की एक सुनियोजित कोशिश कर रही है। किस हद तक सफल होगी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन पहली बार उसको जोड़ने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। जो इससे पहले हमेशा नीतीश कुमार ही उसको जोड़ने की कोशिश करते थे, भाजपा ही उसको जोड़ने की कोशिश करती थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन द्वारा उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया था, उन्होंने मुकेश सैनी को अपने साथ जोड़ लिया था, बस, बाकी और कुछ नहीं किया गया था। लेकिन इस बार मुकेश सैनी या किसी एक नेता को जोड़ लेने से परे जाकर उन्होंने अपना जाल जो है ना वो दूर दूर तक फेंका है, ताकि इसके अंदर बड़े पैमाने पर वो वोटर आ पाए जो वोटर दरअसल अभी तक राष्ट्रीय जनता दल, सॉरी, एनडीए के साथ में दिखाई पड़ते थे मोटे तौर पे। तो ये है पूरा मामला। और कल जरूर वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया, इसके तुरंत बाद तेजस्वी, मुझे जानकारी है तेजस्वी के नेतृत्व में एक यात्रा वहां शुरू हो जाएगी और वो फिर जिले जिले पे जाएंगे, मतलब ताकि वो जब तक बिहार में चुनाव हो तब तक वो पूरा टेम्पो वो मेंटेन कर पाए। इधर हाइड्रोजन बम के जरिए सारे देश में वो टेम्पो मेंटेन किया जाए जो बना हुआ है, और जनता के बीच में ये मसला ले जाया जाए कि चुनाव की जीत जो होती है उसमें धांधली होती है। ये इस तरह का प्रयास कभी नहीं हुआ। मतलब जो चुनाव हार जाते थे फिर वो जाते थे कि वो इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन याचिका, चुनावी याचिका डाली जाती थी, अदालती कार्रवाइयां वगैरह होती रहती थी, वो सालों साल चलती थी। इस बार ये सब करने की बजाय राहुल गांधी सीधे सीधे जनता की अदालत में चले गए हैं और उनका प्रयास है एक बहुत बड़ा जन आंदोलन। अगर ये जन आंदोलन खड़ा हो गया तो ये एक बड़ा नॉन फाइनेंशियल स्कैम, एक बहुत बड़ा गैर वित्तीय घोटाला भारतीय लोकतंत्र का बन जाएगा। और इसको बनाने में राहुल गांधी को अभी 6 महीने से 1 साल लगेगा, बशर्ते वो इस काम को लगातार करते रहें। मतलब तो ये विपक्ष की दूरगामी राष्ट्रीय रणनीति भी है, एक अल्पकालीन बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के बनाई गई रणनीति भी है। इससे चुनाव आयोग और सरकार के बीच की साठगांठ है उसका भी पर्दाफाश हो गया है। चुनाव आयोग भी परेशान है, उसको लगातार अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं, अपने आंकड़े बदलने पड़ रहे हैं, उसकी कोई भी बात भरोसे काबिल नहीं रह गई है। एसआईआर ही अपने आप में संदिग्ध हो गई है, क्योंकि इससे पहले कोई एसआईआर हुई भी नहीं। जो 2003 में हुई थी वो आईआर थी, इंटेंसिव रिवीजन था, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई भी प्रावधान जो 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसके अंदर है ही नहीं। ये तो इन्होंने एक तरह से जैसे कहते नहीं, अब गढ़ा है अपने मन से। इसीलिए जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने वहां पर आईटीआर डाली चुनाव आयोग ने कि भाई आपने किस आधार पर आपने इसको कहाँ निर्णय लिया, उस निर्णय के बारे में कुछ बताइए। चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो निर्णय। फिर कहा कि आपने तो एक विशेष कोई जांच पड़ताल करके ये निर्णय लिया था, विशेष है, तो कहता नहीं वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब उन्होंने कहा इसके आदेश को दे, वो जो 2003 में आईआर हुई थी उसके आदेश को दे दीजिए, तो चुनाव आयोग ने ये अभी वाली एसआईआर के आदेश को उन्हें पकड़ा दिया। यही हालत है। तो चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले से कैसे निपटें, क्योंकि भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आपत्तियां हुई हैं, अर्जियां दी गई हैं, बहसें की गई हैं, अखबारी चर्चाएं हुई हैं, एक आध किसी व्यक्ति ने हो सकता कोई नाराबाजी कर दी हो, कोई धरना दे दिया हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ एक जन जागरण, एक बड़ी पैमाने पर जन गोलबंदी, एक जन आंदोलन, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का प्यादा बन गया है, ये सवाल लोगों के बीच में पहली बार जा रहा है। जी सर, राहुल गांधी ने बिहार में एक बात बार बार ये कही कि जब भी चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो चुप हो जाता है, और उन्होंने कहा कि अमूमन भाजपा वाले हर एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, कुछ न कुछ उनकी टिप्पणी होती है, लेकिन इस मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप हैं, सब लोग सन्नाटा खींचे। और आप देखें तो लार्जली ठीक है, मतलब छोटे मोटे नेता हो सकता है कहीं बोल रहे हैं, अदरवाइज भाजपा के जो बड़े नेता वो तो इस मुद्दे पर बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। सिर्फ ये सब बयान दे देना कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं और इस टाइप का, अदरवाइज इस एसआईआर और वोटर धांधली पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर दूसरा चैलेंज है वो है चुनाव आयोग का। वो एसआईआर में कांग्रेस कह रही है कि हमने 83,000 ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, वो कह रहे हैं हमें 200 मिले हुए हैं। इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग का तो काम ही है कि वो डुबकी मार रहा है, डाइव मार रहा है, इधर उधर छिप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस के हाथ में पहलकदमी ना पहुंचने पाए।
वो किसी तरीके से भ्रम का माहौल बना रहे हैं। तो ये तो पूरी कोशिश कर रहा है। अब कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, योगेंद्र यादव अपनी पूरी टीम के साथ में लगातार इस मसले पर संघर्ष कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इसमें खड़ा हुआ है। जो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने सुना था, तो उससे तो लगता है कि आप शिकायत लेके जाइए, किसी भी फॉर्मेट में जाइए, चुनाव आयोग स्वीकार ही नहीं करेगा। चुनाव आयोग के बताए हुए फॉर्मेट में करोगे तो क्या देगा, नहीं ये भी ठीक नहीं है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। तो तकनीकी आधार पर आप सब चीजों को रिजेक्ट करते चले जाएंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इससे क्या है कि जनता के मन में जो संदेह का बीज पड़ गया है, वो बीज अगर अंकुरित हो गया, भाई बीज तो पड़ गया है जनता के मन में संदेह का, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो बीज अंकुरित हो गया तो फिर चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के संकेत दिखने लगे हैं कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार या सरकारें हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जो हमला हुआ, उनको बाल पकड़ के खींचे गए, चांटा लगाया गया और उनका सिर जो है एक व्यक्ति ने, गुजरात से आए हुए एक व्यक्ति ने मेज में दे मारा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसी तरह बिहार में एक कैबिनेट रैंक के मंत्री और विधायक को पब्लिक ने डंडे लेके, ग्रामीणों ने कई मील तक दौड़ाया। वो सर 3 मंत्री दौड़ाए गए बिहार में। बिहार में 3 मंत्री दौड़ाए गए हैं। 3 मंत्री दौड़ाए गए। मध्य प्रदेश में पुलिस वालों ने जो है ना, वो जम के विधायक की, बीजेपी की विधायक की पिटाई लगाई। तो ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं अभी तो बिल्कुल शुरुआत है इन घटनाओं की। जब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं बहुत होने लगती हैं। इस पूरे माहौल में जनता पहले से ही परेशान है और चिड़ी हुई है। उसमें अगर उसको ये और पता लग जाए कि उसका वोट भी उससे छीना जा रहा है। भाई राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया, वो एक प्ले कार्ड लेके आए थे। उस प्ले कार्ड में तरह तरह के बातें लिखी हुई थी। वोट चोरी का मतलब क्या है? वोट चोरी का मतलब है आपका आरक्षण चुराया जाएगा, आपका रोजगार चुराया जाएगा, आपका ये चुराया जाएगा और आपके राशन कार्ड लेके अडानी अंबानी को दे दिए जाएंगे। ये सब बातें अपने आप में एक रूपक के तौर पर, मुहावरे के तौर पर कही जाती हैं, लेकिन दरअसल ये बातें जब एक ऐसे माहौल में कही जाती हैं या सरकार के खिलाफ पहले से ही नाराजगी पनप रही हो, तब इनका बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो ये गहरा प्रभाव हो रहा है मेरे ख्याल से सरकार विरोधी विपक्षी राजनीति के लिए। इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन मौजूद है। इस जमीन पर वोट चोरी के बीज पड़ गए हैं। उसमें वो बस फूटना, उसमें अभी मैं नहीं मानता हूं कि अभी अंकुर आ गए हैं। उसके लिए इन्हें 5-6 महीने और मेहनत पड़ेगी। उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा, फिर पूरा मामला एक तरफा होता चला जाएगा। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल जरा गठबंधन पे कर लूं, फिर मैं अमेरिका और चाइना की बात करूंगा। महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है, उसके बहुत सारे नेता बिहार की इस यात्रा में गए। मतलब स्टालिन तक आए, तमिलनाडु से, बंगाल से आए, सब लोग आए। एक आदमी सर अरविंद केजरीवाल जी, वो उनका क्या स्टैंड है हमें नहीं पता, या वो क्या उनकी रणनीति है, लेकिन मुझे सर ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस आंधी में, जबकि दो तरफ लोग पोलराइज हो रहे हैं, या वो एनडीए के साथ है या इंडिया के साथ है, वो फिर से उन्होंने अपना वही नया राग शुरू कर दिया है। 2-3 दिन पहले उन्होंने अभी फिर कहीं वक्तव्य दिया जहां मैंने सुना कि वो ये कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस और भाजपा तो मिले हुए हैं, देखिए हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री जेल चले गए, कांग्रेस का एक भी रॉबर्ट वाड्रा और नहीं जेल गया, और ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है तो बिल्कुल ओपन एंड शट है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए था, वो लोग जेल नहीं जा रहे। ये ऐसा बातें वो फिर से करना शुरू कर दे। आपको लगता सर ये रणनीति ठीक है कि अभी इस समय वो अलग पड़ते जा रहे हैं, जबकि एक ये नया मुद्दा चल गया है? उनका खेल दो तरफा है। एक तरफ वो ये बातें भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजय सिंह के जरिए वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जुड़े हुए। क्योंकि एसआईआर के सवाल के ऊपर संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वैसे हम इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं है, लेकिन एसआईआर के सवाल पे हम इनके साथ हैं। उपराष्ट्रपति पद पे जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, उसके सवाल पर पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, है वो उसके साथ हैं पूरी तरीके से। वो मिले भी उनसे जाके, जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, और अरविंद केजरीवाल से उन्होंने स्वागत सत्कार भी किया, वो सब हुआ है। तो उनकी रणनीति दो तरफा है। वो उधर भी कर रहे हैं ताकि जहां मौका मिलेगा वहां उसके हिसाब से चलेंगे, ये उनकी रणनीति है। दूसरे देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, अगर ईमानदारी से देखें तो वो इस वक्त थोड़े संकट के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में वो चुनाव हार गए, जहां उनको उम्मीद थी कि हम कब चुनाव नहीं हार सकते,
लेकिन भाजपा ने एक लंबी तिकड़म करके उनको चुनाव हरा दिया। हालांकि फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत बुरा चुनाव नहीं हारे, 22 सीटें उन्होंने फिर भी जीत ली, और भाजपा जब जिस तरह चुनाव हारती थी उस तरह वो चुनाव नहीं हारे। इसके बाद अब उनका संघर्ष ये है पंजाब में इतना बाढ़ का संकट है, केंद्र सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर रही है बिल्कुल। पंजाब बहुत बुरी तरीके से बाढ़ के संकट से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें कोई हाथ नहीं बटा रही है उसके अंदर, उसको पंजाब को उसके हाल पे छोड़ दिया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, इस वक्त सोच रही होगी कि पंजाब में वो किसकी मदद करे। पंजाब में वो कांग्रेस को चुनाव, भाजपा को चुनाव जीत नहीं सकती, तो लेकिन वो ये मदद कर सकती है कि आम आदमी पार्टी को वो चुनाव जीतने दे या कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद करे। तो अमरिंदर सिंह अंतिम बार मुख्यमंत्री बने थे, हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा ने अपने वोटों को, जो उसके हिंदू व्यापारी शहरी होते, उनके वोटों को कांग्रेस में शिफ्ट कराया था, क्योंकि भाजपा जानती थी अगर ऐसा नहीं किया तो आम आदमी पार्टी तभी चुनाव जीत जाती। तो अब ये भाजपा सोचेगी। इससे पहले गुजरात के चुनाव होंगे, पंजाब के चुनाव से पहले पंजाब के चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, गुजरात के चुनाव होंगे इस साल के शुरू में। और उसमें आप देखिएगा कि वो आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहती है गुजरात के चुनाव में, ये भाजपा इसके आधार पर तय करेगी या कैसे। ये बहुत मतलब भाजपा के लिए पेचीदा बात है कि वो किस तरीके से इस राजनीति को करे, पंजाब की राजनीति को करे। तो अरविंद केजरीवाल को सारी बातों का ध्यान रखना है। वो पंजाब में चुनाव हारना, पंजाब में भी अगर वो चुनाव हार गए तो बताइए उनके पास क्या रह जाएगा। उनके पास पैर टिकाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। तो वो लोग इस संकट की घड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से संकट की घड़ी से निकला जाए, फिर से वो मजबूत बने और फिर से उसी मजबूती के मुकाम पर खड़े होकर राजनीति करें। ये इस परिस्थिति का वो सामना कर रहे हैं, इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। जी अब सर जरा चाइना की बात कर लूं। मोदी जी एससीओ समिट से वापस लौट आए हैं, लेकिन सर इस बैकग्राउंड के साथ कि मोदी जी कभी ट्रंप के बड़े दोस्त थे, लोग रिपोर्टिंग होती थी कि बिजली कड़कती है जब दो दोस्त मिलते हैं तो, और शायद हम लोग या जो कहिए कि आलोचक लोग हैं या बहुत सारे और भी जानकार लोग ये कहते हैं कि ट्रंप कभी भी भारत का मददगार नहीं होगा। कुल कहने के बाद भी बाइडेन ने कोई ऐसा खास नुकसान नहीं किया था अपने रिजीम में इंडिया का, लेकिन लोग पता नहीं क्यों यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि ट्रंप आ जाए। और सारा जो शायद इसलिए कि वो चूंकि वो भी राइट विंग है, ये भी राइट विंग है, तो इसलिए शायद बहुत उनको उम्मीद रही होगी। लेकिन ट्रंप ने तो जो झटका दिया है उस पर तो जितना कहा गया अभी कमी है। अब मोदी जी सर चीन के पास गए, चीन के सीओ समिट में गए, इनकी आधे घंटे या 50 मिनट की मुलाकात हुई है, उसमें क्या बात हुई नहीं पता चला, लेकिन कुल मिला के फोटो वोटो अच्छी आई, मोदी जी खूब हंसते हुए दिखे वहां पे। और जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन, ये तीन लोगों की फोटो वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तीन लोग मिलकर के कुछ ट्रंप को बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सर सवाल यह है कि क्या मोदी जी अफोर्ड कर सकते हैं कि अमेरिका को नाराज करके वो एक कोई अपना इस टाइप का एक एसोसिएशन बनाए तीन लोगों का, और क्या चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब ये 6-7 साल पहले गए थे उसके बाद ही गलवान किया था चाइना ने। तो ये सर रणनीति मोदी जी की आपको ठीक लगती है कि कम से कम, और अगर अब अमेरिका बुलाए फिर से तो क्या मोदी जी अब मना करने की स्थिति में है कि नहीं अब तो हम सब इधर हैं, अब आप जो करना हो कर लीजिए? इस पे जरा समझना चाहता हूँ। अरे अमेरिका बुलाए तो मोदी जी दौड़ के जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह बुलाए कि वो साथ में फील्ड मार्शल मुनीर को भी निमंत्रण दे दे, शहबाज शरीफ को भी निमंत्रण दे दे, तो मोदी जी को लगेगा कि उनके बराबर उन्हें बैठा दिया जाएगा, तब शायद मोदी जी को जाने में आनाकानी होगी वहां पर। देखिए ये मसला बिल्कुल मेरे सामने साफ है। जो शंघाई सहयोग संगठन है वो चीन की पहलकदमी है, वो चीन के नेतृत्व में चलने वाली पहलकदमी है। चीन उसके जरिए दुनिया के मंच पर अपनी प्लेट सजाता है, अपने प्रस्तावों को सजाता है। अगर इसमें उसने ये सब भारत को बुलाया, और भारत के दुश्मन देश भी खड़े थे, वहां तुर्की था, वहां पर पाकिस्तान था, चीन खुद भी भारत का दुश्मन देश है, मैं अभी भी समझता हूं। और अभी भारत में भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, साधारण व्यक्ति से, लोग यही मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तुर्की का नाम तो उसको याद नहीं आएगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान के कोई 2 युद्ध हो चुके हैं इतने इन लोगों के साथ में, सीमा विवाद हैं इतने बड़े बड़े। तो चीन ने तो अपनी सफलता हासिल कर ली इसके अंदर, और चीन के नेतृत्व में मोदी जी जाकर खड़े हो गए। भाई मोदी जी अगर वहां से, अगर मोदी मीडिया की बात माने, मोदी जी अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे पा रहे हैं तो उस चुनौती में नेतृत्व मोदी जी का नहीं है, उस चुनौती में नेतृत्व चीन का है। मोदी जी ने चीन का नेतृत्व इस मामले में
शंघाई कारपोरेशन की बैठक में चीन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, ये एक हकीकत है, नंबर एक। नंबर दो, भारत के पास भी अपनी अंतरराष्ट्रीय पहलकदमियां थी, जैसे सार्क सम्मेलन था। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो तमाम सार्क नेताओं को उसमें बुलाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मोदी जी ने सार्क को खत्म कर दिया। पिछले 11 साल में उन्होंने भारत द्वारा ही बनाए गए एक संगठन को, जिसके जरिए भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति करता था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने हस्तक्षेप करता था, उस संगठन को मोदी जी ने खत्म कर दिया, भुला दिया पूरी तरीके से उसको, और वो चीन के नेतृत्व में जाके वहां पर खड़े हो गए। आज भारत के पास सार्क होता तो वो पाकिस्तान और दूसरे एशियाई देशों को उसके जरिए जमा करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने फोरम को ही समाप्त कर दिया। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका रूस के साथ अलग, चीन के साथ अलग, भारत के साथ अलग, पाकिस्तान के साथ अलग, सबके साथ अलग अलग समझौते कर रहा है। ये सारे देश जो वहां मौजूद थे, ये सब अमेरिका के साथ भी अलग अलग समझौते कर रहे हैं। क्या भारत ने कहा है कि भाई अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील की जो 6 चक्रों की बातचीत हो चुकी है, 6 चक्र की बातचीत हो गई, 7वां चक्र हम नहीं चलाएंगे, ऐसी करने की जिनकी हिम्मत है नहीं। ट्रंप ने जो भी बयान दिया है, ट्रंप का बयान भी अखबारों में छपा है, आज की तारीख में ही छपा है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि भारत ने बहुत देर कर दी, मतलब जो है ये सब जो हमारा भारत अमेरिकी जो ट्रेड है बिल्कुल डिजास्टर है, ये वन साइडेड डिजास्टर है। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत कम चीजें इन्हें देते थे क्योंकि ये बहुत टैरिफ लगाते थे, यही बहुत ज्यादा हमसे व्यापार करते थे, अब वो उस व्यापार पर हमने टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप बिल्कुल साफ है कि भारत के निर्यात को जो भयंकर नुकसान हुआ है ट्रंप के टैरिफों से, और यहां चीन में जाके इन्होंने मोदी जी ने जो कलाबाजियां खाई हैं, वो उसके कारण वो नुकसान लंबे अरसे तक जारी रहेगा। ट्रंप के टैरिफ फिलहाल हटने वाले नहीं है, और उससे भारत के बड़े जो अमेरिका को निर्यात बहुत था, भारतीय अर्थव्यवस्था को उससे आमदनी होती थी। जो निर्यातकों की एसोसिएशन है उसमें बड़े बड़े देश के पूंजीपति शामिल हैं, सबकी उसमें दिलचस्पी है। बड़े बड़े सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, इसमें गुजराती लाभी भी शामिल है। गुजरात का हीरा व्यापार भी उससे पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और लुधियाना की, सूरत की जो टेक्सटाइल लॉबी है वो उससे प्रभावित हो रही है। इवन मोदी जिस प्रदेश के रहने वाले हैं उस प्रदेश में उसका बहुत विपरीत असर पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी बड़े पैमाने पर जो देश के पैसे वाले लोग हैं उनको मोदी जी की जो विफलता है वो खटक रही है जी। सर एक बात मुझे मोदी जी के लिए बहुत बुरी खबर है। मोदी जी के लिए उन्होंने रिलायंस घराने के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है, मोदी जी ने उस पर हमला कर रहे हैं लगातार, सब लोग इस बात को जानते हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी के लड़के को कोने में खदेड़ दिया है, खड़ा कर दिया है, उन्होंने अनिल अंबानी को कोने में खड़ा कर दिया है, मुकेश अंबानी को वो नोटिस दे चुके हैं कि आपने इंडियन ऑयल का तेल चुरा लिया, 23,000 करोड़ रुपए उसे अदा कीजिए। तो इस वक्त पहली बार 11 साल में जो देश की कारपोरेट पूंजी है उसको मोदी जी नापसंद आ रहे हैं, और मोदी जी उसके सहयोग और समर्थन से आगे बढ़ने की बजाय उसके साथ टकराव मोल ले रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां मोदी जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें बढ़ोतरी करने वाली है। जी सर, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं नावारो, उन्होंने कल कहा कि जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा भारत, उसका लाभ ब्राह्मण उठा रहे हैं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं, ब्राह्मण मैं भी हूं, आप भी हैं, लेकिन हम लोग तो खैर क्या ही लाभ उठाएंगे। जो भी तेल रिफाइनरी कंपनी जो कच्चा तेल खरीदती हैं उसमें तो कोई ब्राह्मण सर है नहीं, ऐसा मतलब ना अंबानी ब्राह्मण हैं। रुयाज का था एक जो एसआर ऑयल था, वो भी अब जो रिफाइन करते थे वो भी रोजनेफ्ट ने ले लिया, रूस की कंपनी ने। बाकी पीएसयूज हैं। तो इस स्टेटमेंट का सर मतलब क्या? दूसरा वो ये स्टेटमेंट तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, वो करना क्या चाह रहे हैं? ये कॉर्पोरेट को लड़ाना चाह रहे हैं मोदी जी से, और खास करके ब्राह्मण का वो क्या इसका मकसद था सर? भाई देखिए, मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि जो भारत का जो आर्थिक विकास है वो रूसी पैटर्न पे जा रहा है। रूस में बड़े बड़े ओलिगार्क्स हैं, मतलब सारी सत्ता जो है वो ओलिगार्क्स के हाथ में केंद्रित है। भारत में भी जो पूंजीवाद का जिस तरह विकास हुआ है उसमें ये बड़े बड़े घराने जो बन गए हैं, ये तमाम घराने, चाहे अडानी का हो, अंबानी का हो, टाटा का हो, बिरला का हो, सुनील भारती का हो, ये सब भारतीय अर्थशास्त्री भी इसमें लिख चुके हैं। ये बिल्कुल इनकी जो व्यवहार शैली है, काम करने का तरीका है, वो रूसी ओलिगार्क जैसा है। तो ये भारत के न्यू ब्राह्मण्स हैं,
या न्यू इलीट हैं भारत के, यही सब तय करते हैं। बाजार में हमें किस दाम पे चीजें मिलेंगी वो सब वो तय करते हैं, उनकी वजह से दाम घट बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें बाकायदा अर्थशास्त्रीय लहजे और मुहावरे में हम लोग पब्लिक इंडिया पे भी इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, अखबारों में भी लिख चुका, किताबें भी छप चुकी हैं, और मोदी सरकार के समर्थन करने वाले, उनमें रहने वाले जो तमाम आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी कही हुई बातें ये हैं। तो मेरे ख्याल से जब जो नवारो ने ये कहा है, जिन ब्राह्मणों का जिक्र किया है, वो भारत के नए उभरते हुए ओलिगार्क्स हैं, मतलब उनके जरिए जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है, और पूरा रूसी पैटर्न है। इसलिए वो फोकस ही दे रहे हैं कि रूस और भारत की दोस्ती जो है ना, कुछ उसके भीतरी, मतलब पूरा रूस और भारत की दोस्ती के कुछ अंतरंग कारण भी हैं। भारत को रूसी पैटर्न पसंद है विकास का, मतलब आपने पूंजीवादी विकास का रूसी पैटर्न, मेरी समझ में ये आया, शायद वो इसके जरिए ये कहना चाहते हैं। और ब्राह्मण जो है वो भारत में एक ट्रेडिशनल इलीट है, एक पारंपरिक अभिजन है। आप किसी को भी कह दिए, दलितों में भी कहा जाता है वहां पे एक नया ब्राह्मणवाद पैदा हो रहा है। क्यों? वो जाहिर है कि दलित तो ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन पूरी उस तरह से एक ब्राह्मणवाद वहां पैदा हो रहा है। हर एक को अपने अपने ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को बनाया था, वो बुद्ध के ब्राह्मण थे। सबको अपने अपने ब्राह्मण चाहिए। यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैं कि भाई ब्राह्मण आदर्श जो ही है वो सबका आदर्श है, मतलब जाति से मतलब नहीं है। जो ब्राह्मण आदर्श है वो इस देश में सबका आदर्श है। इस प्रकार की बहुत सी ब्राह्मण शब्द को लेके ना इस प्रकार का बौद्धिक खेल होता रहता है हमेशा। नवारो ने जो कहा है उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल कर लूं, वो है भाजपा की जो एक आंतरिक खींचतान चल रही है। ये माना जाता है कि कांग्रेस का संगठन हर जगह खत्म हो गया है, बहुत मरी हुई हालत में, लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने एफर्ट किया, ऐसा लग रहा है कि वहां पे थोड़ा ग्राउंड पे लोग जागे हैं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ जोश में आ रहे हैं, और उसको देखा देखी आसपास के राज्य जो नॉर्थ इंडिया उसमें भी थोड़ा जोश पैदा हो रहा है। वहीं सर भाजपा में जब मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि चूंकि अध्यक्ष को बना नहीं पा रहे हैं, यूपी का अध्यक्ष भी ओवरड्यू चल रहा है, मोहन भागवत जी भी कभी कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, गडकरी उनके खींचतान है। आपने सर देखा होगा अभी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100 साल मनाने पर एक संस्कृति मंत्रालय ने कमेटी बनाई है, उसमें प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री हैं, गडकरी जी का नाम नहीं है। फिर उनके बेटे का नाम उछाल दिया जाता है कि उनके बेटे ने बहुत मुनाफा कमा लिया पेट्रोल में एथनॉल मिला करके, एथनॉल बेच करके। ये सर जो एक आप देख पा रहे हैं कि भाजपा में अब उनके कार्यकर्ता में थोड़ा जोश ठंडा हो रहा है, वो उस ढंग से झगड़ा करने के लिए उतारू नहीं, अब वो हिंसा में उतर आए हैं कि कांग्रेस के ऊपर हमला कर दे रहे हैं, कार्यालयों को मार रहे हैं जाकर के, किसी जिलाध्यक्ष को पीट दे रहे हैं। ये सब जरा समझाइए कि ये भाजपा के कार्यकर्ता भी क्या करेंगे, कि मोदी जी तो अभी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि विपक्ष की ऐसी आक्रामक रणनीति हो और भाजपा के पास उसका कोई जवाब ना हो। विपक्ष ने जो वोटर अधिकार यात्रा चलाई तो भाजपा के पास कोई जवाब देने के लिए कुछ था नहीं कहने के लिए। आपने कहा भी, अपनी भूमिका में इस बात को रखा भी उन्होंने। बिल्कुल आखिर में आके उन्होंने किसी तरीके से तिकड़म करके मोदी जी की माँ और मोदी जी को गाली दी गई इस सवाल के ऊपर उन्होंने कुछ हंगामा करने की कोशिश की कि भाई उसके मुकाबले। अब वो चीन से मोदी जी ने वहां जाके एक तिकड़ी बना ली है, एक पावर ट्रैक वो बन गया है, और ये सब करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनका भी अपना नैरेटिव चल सके। मेरी समाज में पहली बार लग रहा है कि मोदी जी और भाजपा का नैरेटिव संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, सरकार के बाहर काफी ठंडा है। और ये जो ठंडा नैरेटिव है, इसके अंदर जिसे कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, भाजपा के अंदर एक गृह युद्ध भी चल रहा है। उस गृह युद्ध को समझने की जरूरत है। जो ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पे मोदी जी को शक हो गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो अमेरिकी चैप्टर है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे चलाते हैं। तो मोदी जी को ORF के अमेरिकी चैप्टर पर शक हो गया है कि ये अमेरिका के साथ जो हमारे संबंधों में गड़बड़ी हुई है, या तो इस संगठन ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई या इसने कुछ गड़बड़ी की है। तो उसके खिलाफ लोग बोलते हैं, भाजपा समर्थक पोस्ट डालते हैं, ये सब पूरा कैंपेन उसके खिलाफ चल रही है। और तो ये जो, और फिर नितिन गडकरी के बेटे के खिलाफ भी बात उठा दी गई है। तो ये कोई धोखे में नहीं उठी ये बात, विपक्ष ने थोड़ा बात उठाई है, तो भाजपा के अंदर से ही उठी है। तो बीजेपी के भीतर जो एक संघर्ष चल रहा है, ये पहली बार में इस तरह का संघर्ष देखा गया, वरना अभी तक इन चीजों को दबा के रखा जाता था। ये चीजें निकल के बाहर आ गई हैं, इन पे निगाह रखनी होगी कि ये चीज कहां तक जाती है।
जब आपकी बाहर राजनीति नाकाम होने लगती है, ठंडी होने लगती है, तो आपके भीतर के संघर्ष भी निकल कर आ जाते हैं। बाहर आपको सफलताएं मिलती रहती हैं तो उसका जो सेलिब्रेशन चलता रहता है, उससे जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, उससे जो आपको प्रभामंडल प्राप्त होता है, उससे अंदर की जो समस्याएं हैं वो दबी रहती हैं। इस वक्त भारत भाजपा बाहर ठंडी राजनीति और भीतर गृह युद्ध का निकल कर आना, ये अच्छे संकेत उनके लिए नहीं है। जी, तो सर आज के लिए सर समय इतना ही था और हम लोग अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों का धन्यवाद और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।